हेलो बच्चों, आज हिंदी मीडियम का बहुपद, बहुपद मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक जो है बहुपद का आप इंग्लिश मीडियम वाले लेक्चर से देख सकते हो, आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं वहाँ पे हिंदी भी आपको चीज़ें बता दिया था, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? बहुपद से। ठीक है, बहुपद, बहुपद, ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल की जहां तक बात है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है? यह चर, अचर, ठीक है, और गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी, धन, ऋण और गुणा को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, उनके द्वारा बनाया जाता है क्या? एक संबंध बनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और क्या होनी चाहिए कि चर की जो घात होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक, धनात्मक पूर्णांक संख्या, हमारे एक एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा। सॉरी, क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब क्या हो गया? 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और क्या मैं बोल रहा हूं? धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होनी चाहिए? ये चर की घात होनी चाहिए। ठीक है, चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी धनात्मक होगा और इस तरीके का होगा। और क्या होनी चाहिए? ये धन, ऋण, गुणा और चर और अचर को मिलाकर के बनाया गया एक संबंध है। ठीक है, धन, ऋण, गुणा, चर और अचर को मिलाकर के बनाया गया एक संबंध है। ठीक है, अब एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि व्यंजक अलग चीज होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन अलग चीज होता है और पॉलिनोमियल अलग चीज होता है। ठीक, व्यंजक, बीजीय व्यंजक जो होते हैं आपके, बीजीय व्यंजक में सारी चीजें यही होंगी। ठीक है, ये वाली सारी चीजें क्या होंगी? यही होंगी, बस इसमें क्या है? एक और चीज आ जाएगा, भाग। ठीक है, तो जिसमें भाग आ जाएगा वहां पे आपका व्यंजक आ जाएगा। ठीक, मतलब सारे बहुपद जो होते हैं, सारे बहुपद वो व्यंजक तो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन सारे व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। ठीक है, कैसे? अगर मैं लिख दूं x/y, तो ये भी बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। इसको भी क्या बोलेंगे हम? बीजीय व्यंजक। लेकिन हम बहुपद इसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि x y की पावर -1 आ गया, यहाँ पे चर की पावर -1 आ गया, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं बहुपद में कि हमेशा किसके द्वारा बनाया जाता है? ये धन, ऋण, गुणा और चर और अचर को मिला करके बनाया गया एक संबंध है। जैसे मैं बोल दूं x² + 2x + 3, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, x पे 1 + 1, ठीक है, x पे 0, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोला ना, चर की घात क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है भाई। x के पावर 1/2 धन 1 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भिन्न भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आपको ये चीज समझ में आई? ये चीज तो हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब इसको दो तरीके से बांटा जाता है। दो तरीके से कैसे? बहुपद की घात। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है? एक घात के, एक आपका पद के हिसाब से और एक घात के हिसाब से। पद के हिसाब से आपका क्या होगा? एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद। देखिए, एक पदी व्यंजक भी आपने पढ़ा था, एक पद, दो पदी व्यंजक भी आपने पढ़ा था, त्रिपदी व्यंजक भी आपने पढ़ा था। तो उससे आप मिक्सर मत करिएगा, क्योंकि व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर होता है कि वहां पे भाग भी हो सकता है, यहाँ पे भाग नहीं हो सकता है। ये चीज आपको दिमाग में हमेशा बैठा करके रखनी है। पद में क्या हो जाएगा? एक पदी, दूसरा दो पदी, त्रिपदी, ठीक है, चतुर्पदी, पंचपदी, ऐसे करके चलता चला जाएगा। इसमें क्या होगा? घात के हिसाब से रेखिक बहुपद, ठीक, दूसरा द्विघात बहुपद, इसी तरह त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। ये सब क्या हो गए? इसके प्रकार हो गए। हमको पढ़ना क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है वो केवल क्या है? दो घात बहुपद, दो घात वाला बहुपद। तो मैं आपको सीधे वही बताता हूँ,
ठीक। और एक चीज और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या कि घात क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुपद की घात, ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, तो बहुपद की घात क्या होती है आपकी, अगर कोई बहुपद दिया हो, जैसे मान लो x² + 2x + 3, ठीक है, ऐसे करके दिया है, तो इसमें चर पे जो अधिकतम घात होता है उसको हम बोलते हैं बहुपद की घात। तो चर पे अधिकतम घात कितना है, 2। अगर मान लो इस तरीके का आ गया xy + 2x + x², इस तरीके से x² + 2x + x²। तो इस कंडीशन में ऐसे परिस्थिति में क्या करते हैं हम, जब भी दो चर आता है गुणे के रूप में, हमेशा जब भी गुणे के रूप में दो चर आ जाए तो क्या करते हैं, पहले हम ये चेक करते हैं कि उन दोनों चरों को जो गुणे के रूप में लिखे हैं उनके घातों को जोड़ने पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि सबसे ज्यादा वही आ रहा है। अगर सबसे ज्यादा वही आ रहा है उनके घातों को जोड़ने पर, तो वही क्या होगा, बहुपद का घात। तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है बहुपद की घात, यहाँ इस पद की घात 2 दिख रही है, इस पद की घात 1 दिख रही है, और इन दोनों को मिला करके 2 और 1 3। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। हाँ, क्या होगी, 3। तो जब भी दो चर आएगा तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, ठीक, दो घात बहुपद ax² + bx + c, ये क्या होता है, दो घात बहुपद इस तरीके से होता है, इस पद में इस तरीके से हमको लिखा जाता है इसको, ठीक। और हम ये भी लिख सकते हैं कि px = पॉलिनोमियल, किसमें पॉलिनोमियल है ये, किसमें चर है ये, बहुपद है ये x के चर में, ठीक। जैसे हम इसको ऐसे बोलते हैं f = px। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x का क्या है, बहुपद है, ठीक। और ये आपका फंक्शन हो गया, मतलब हम बोलते हैं y = px, मतलब जो px की वैल्यू होती है वो क्या होती है, y। मतलब हम क्या करें, x की जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पुट करते चले जाएं तो हमको y की वैल्यू क्या होती जाएगी, पता चलती जाएगी। इसको हम एक फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, किसके, फलन के रूप में लिखते हैं। क्यों फलन के रूप में लिखते हैं, कि हम जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे y की अलग अलग वैल्यू हमको क्या होगी, पता होगी। और यहाँ पे y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, y का मान किसके ऊपर निर्भर करेगा, x के ऊपर। कैसे, देखो, अगर मैं लिख दूं x⁻1, ठीक, और यहाँ पे लिख दो y = x⁻1 या px बराबर लिख दो, ठीक। तो px की जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन हो गया, ठीक। अब अगर हम x की जगह पे एक बार 0 लिख दें तो y कितना आएगा, x बराबर अगर हम 0 लिख दें तो फंक्शन की वैल्यू px की वैल्यू या y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर x की जगह 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मतलब क्या हुआ कि y का जो मान है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, x के ऊपर। मतलब क्या है, y फंक्शन है किसके ऊपर, x के ऊपर, ठीक। मतलब x के ऊपर क्या कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है। इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। मतलब ये x जो है स्वतंत्र चर है, x का मान हम अपने आप से पुट कर सकते हैं, और y का मान ये परतंत्र चर हो गया, जो क्या होता है, अलग अलग आता जाता है। अब अगर मैं बोलूं इस पे कितने घात हैं, 2, ठीक। तो जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने क्या होते हैं, मूल होते हैं। क्या होते हैं, मूल होते हैं, या उसको बोला जाता है शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक। मतलब इसको हल करने पे इसके कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 2 मान। कैसे, आपको पता है, आपने गुणनखंड पढ़ा होगा, ठीक। आपने गुणनखंड पढ़ा था क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है गुणनखंड, बीजी पदों का गुणनखंड करना, बीजी व्यंजकों का। हाँ, तो वहां पे गुणनखंड करते समय जब भी 2 घात का व्यंजक होता था तो कितने पद उसमें आते थे, कितने गुणनखंड आते थे, 2 आते थे। हाँ, जैसे मान लो बोलूं x² + 5x + 6, तो इसका क्या आता था, x + 3 और x + 2, ये आता था, ठीक है। ये पद आता था, तो ये क्या हो गया, इसके 2 गुणनखंड हो गए। अब इनको जब हम बारी बारी क्या करेंगे, 0 के बराबर करते थे, x + 3 = 0 तो x = -3 आता था, और x + 2 = 0 तो x बराबर क्या आता था, -2 आता था। मतलब यहाँ पे कौन कौन से मान आ रहे हैं, x = -3 आ रहा है, x = -2 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो मान आएगा ये इसका क्या होगा, शून्यक होगा। क्यों शून्यक होगा,
क्यों शून्य होगा? अगर हम x की जगह पे -3 इसमें रखते हैं तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक। अगर हम x बराबर ऋण 2 रख दें तब भी क्या आ जाएगा? इसका मान शून्य आ जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसका शून्यक बोलते हैं। तो ये अगर 2 घात का बहुपद है, ठीक, तो इसके कितने शून्यक आएंगे? 2 शून्यक आएगा, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आई? 2 शून्यक आता है। तो अगर मान लीजिए हम इस तरीके से लिखते हैं इसको कि अगर मैं बोलूं कि इसका 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना कि x प्लस 3 और x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2 इसके क्या है? 2 शून्य। तो x बराबर क्या आएगा? 3 और -3 और यहाँ से x बराबर क्या आएगा? -2। तो इसको हमने इधर कर दिया। और अगर मैं बोल दूं कि x बराबर अल्फा है और x बराबर बीटा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा? गुणनखंड होगा किसका? इस बहुपद का। हाँ, इस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। लिख सकते हो ना? तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। और k मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमको पता नहीं है, हो सकता है किसी कांस्टेंट का क्या हो? मल्टीप्लाई हो, तो इसलिए मैं k लिख दिया। अब हम क्या करें? इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x बीटा माइनस x अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? k x स्क्वायर माइनस, अगर माइनस x कॉमन ले लें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया आपका। और इधर क्या हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक चीज आप देखना ध्यान से आप देखना, अगर मैं k को उस साइड कर दूं, k को उस साइड कर दूं तो a अपॉन k x स्क्वायर प्लस b अपॉन k x प्लस c, ठीक है। या एक काम करते हैं, उस साइड ना करके सीधे हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं किसका? गुणांकों का। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? k। और यहाँ पे एक काम करो, k का भी गुणा कर दो। kx स्क्वायर माइनस kx अल्फा प्लस बीटा, k का गुणा इसमें k अल्फा बीटा, ठीक है। हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखना ध्यान से, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है? k। और यहाँ पे क्या है? a, मतलब k बराबर a, ठीक। यहाँ पे x का गुणांक क्या है? माइनस k अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं? x का गुणांक। और यहाँ पे x का गुणांक b, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? b अपॉन माइनस k। अब k का मान क्या है? a, मतलब माइनस b अपॉन a हो गया क्या? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरीके से अल्फा बीटा, ये कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? k अल्फा बीटा, और वहां पे क्या है? कांस्टेंट वाला टर्म c। तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c अपॉन k। अब k की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a। तो अल्फा बीटा बराबर c बटे a। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा एक रिलेशन निकल के आया। बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन सा रिलेशन निकल के आया? कौन सा? उनके शून्यकों का, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल, शून्यक का योगफल दिया होगा आपके बुक में फार्मूला, कि शून्यक का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। बी क्या है आपका? बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, ठीक। तो क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक बटा ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। और उनके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। सी क्या होता है? अचर पद बटा ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये क्या दिया हुआ है आपको कि अल्फा प्लस बीटा ये हो गया आपका, और ये क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये शून्यकों का योगफल हो गया और ये शून्यकों का गुणनफल, ठीक। तो अगर आपसे प्रश्न कभी भी पूछेगा, जैसे कैसे पूछ सकता है आपसे प्रश्न? कैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है? जैसे मान लीजिए दे दिया x स्क्वायर
वही मैं एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको समझ में आए। ठीक, बोल दिया आपसे शून्यकों का योगफल बताओ, शून्यकों का योगफल बताओ और शून्यकों का गुणनफल। तो आपको बिना गुणनखंड किए आप सीधे बता सकते हो, आपको शून्य निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बी बाई माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या होता है एक्स का गुणांक तो -5, ए क्या होता है 1 तो क्या हो जाएगा -5 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए, सी क्या होता है कांस्टेंट वाला चर वाला अचर वाला टर्म पद, और x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ये हो जाएगा मतलब 6 हो गया। मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया 6 और शून्यकों का योगफल क्या हो गया -5। ठीक, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसका जो अगला वाला टर्म दिया था आपको ये जो आपको दिया था ये भी एक बहुत बड़ा रिलेशन है। क्या कभी कभी क्या करता है, शून्यकों का योगफल दिया होता है और शून्यकों का गुणनफल दिया होता है, आपसे बोलता है बहुपद लिख के दिखाओ। ठीक है, क्या दिया रहेगा, शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, आपसे बोलेगा बहुपद लिख के दिखाओ। तो अगर शून्यकों का मान लीजिए यही सवाल हो, ठीक, और शून्यकों का योगफल कितना दिया हो ये 5 -5 और गुणनफल कितना दिया हो 6, तो बहुपद क्या होता है, बहुपद आपका क्या होता है फार्मूला बहुपद का, यही सीधे आप लिख दोगे क्या k x² x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और इसमें क्या कर दो आप सबका मान लिख दो, क्या हो जाएगा k x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है -5 तो क्या लिख दो -5 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 6 तो क्या हो जाएगा k x² ऋण धन 5x धन 6। ठीक, k का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब k क्या होता है भाई, सर आपको लग रहा होगा कि सर क्या है ये k कहाँ से आ गया, k क्या है आखिर, k क्या होता है, कभी कभी क्या देता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ऐसा देता है कि अंश और हर में देता है, तो जो भी चीजें हर में आती हैं उसी से हम गुणा कर देते हैं जिससे हर वाला टर्म क्या हो जाए खत्म हो जाए, हर वाला टर्म क्या हो जाए खत्म हो जाए, भाग वाला कोई पद रहे ही ना, तो इसीलिए वहां पे हम k का मान इसी तरीके से देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे कोई हर वाला टर्म था ही नहीं तो k को हम क्या कर देंगे हटा देंगे सीधे, तो ये आपका क्या आ गया बहुपद, और जो आपको पहले से पता है देखिए यही बहुपद था ना आपका, तो ये आपका हो गया। ठीक, एक मिनट, ये देखिए आपको बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, क्या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये कहां से आया, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आपसे 5 का हम भाग गए 17 में, 5 दिया 15 क्या बचा 2, अगर इसको हमको इस तरीके से लिखना तो हम क्या लिखेंगे 17 बराबर 5 गुणे 3 धन 2, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो 5 यहाँ पे क्या हो गया 5 क्या हो गया भाजक, ठीक, 3 क्या हो गया भागफल, 2 क्या हो गया शेषफल और 17 क्या हो गया भाज्य। ठीक, ये तो हो गया आपका इसमें, लेकिन अगर आप इसी को बहुपद में पढ़ते हो तो थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ही देखना इसी में तो चीजें समझ में आएंगी, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं आपको अभी ये दिया हुआ था क्या बहुपद x² + 5x + 6, ठीक, मैं बोलूं कि इसका गुणनखंड क्या क्या है x धन 3 और x धन 2, अभी मैं बताया हूं थोड़ी देर पहले, x धन 3 और x धन 2 क्या है इसका गुणनखंड है। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से। अच्छा मान लो ये तो पूरा कट जाएगा, मैं अभी यहाँ पे बताऊं पूरा कटने वाला, जैसे मान लो मैं बोलूं 5 और 15, 5 दिया 15 कट गया, हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 15 बराबर 5 गुणे 3 धन 0, रिमाइंडर क्या होगा 0। अगर मैं बोलूं कि 3 या ऐसे मैं बोलूं कि 5 जो है 15 का क्या है गुणनखंड है, 5 15 का गुणनखंड, भाई 15 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि 5 जो है 15 का क्या है गुणनखंड है, 5 अगर 15 का गुणनखंड है, ठीक है, तो क्या चीज बता सकते हो आप, क्या चीज बता सकते हो, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ में आ गई, क्या चीज समझ में आ गई कि 5 अगर 15 का गुणनखंड है तो अगर हम 5 का भाग देंगे 15 में, अगर हम 5 का भाग देंगे 15 में तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा,
शेषफल क्या आएगा 0। तो ये एक चीज और नहीं बता दिया आपको, ये एक चीज और क्या बता दिया कि अगर हमको किसी चीज का गुणनखंड पता करना है कि ये है या नहीं है, तो अगर हम भाग दे दें और 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उसका गुणनखंड है। तो अगर मैं आपसे सीधे पूछूं कि क्या 5 15 का गुणनखंड है, क्या 5 15 का गुणनखंड है, तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे। अगर 5 के पहाड़े में 15 आया तो बोलोगे हाँ है, ठीक, हाँ है भाई, ठीक। या तो आप अगर बहुत छोटे हो तो क्या करोगे, 5 का भाग दे दोगे 15 में, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0, तो आप बोलोगे हाँ गुणनखंड भाई है। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है, किसमें, पॉलिनोमियल में, बहुपद में क्या होता है कि अगर कभी कभी क्या दे देता है कि x धन 2, ठीक, बताओ कि x धन 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, बताओ x धन 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x धन 2 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर भाग देने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, भाग देने पे क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो मतलब इसका क्या होगा, मतलब इसका क्या होगा, मतलब इसका होगा x धन 2 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। चलो देख लेते हैं, भाग देने सबको आता होगा, 9 में सबने पढ़ा है, कक्षा 9 में। x है, यहाँ पे x ले लेंगे, x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का x में गुणा 2x हो गया, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा, x में से 2x 3x हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 3x लाना है, यहाँ पे x है तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x 3 2 जा 6 हो गया, सब कट गया, क्या आ गया 0। 0 आने का मतलब क्या होगा, शून्य आने का मतलब ये हुआ, शून्य आने का मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका क्या है, गुणनखंड है, ये क्या है, इसका गुणनखंड है, और ये इसका क्या है, दूसरा गुणनखंड है, ये इसका क्या है, दूसरा गुणनखंड है। जिस तरीके से 5 15 का गुणनखंड है, तो 3 भी क्या है, 15 का दूसरा गुणनखंड है, क्या है, दूसरा गुणनखंड। उसी तरीके से x धन 3 भी क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का तीसरा गुणनखंड है। अब देखो इसमें कई तरीके से सवाल आ सकता है, इस तरीके से देखो, x धन 2 इसका एक गुणनखंड है, ठीक, बताओ। चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ कितने टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने टाइप से ऐसे पूछ सकता है। x धन 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है, ठीक, प्रश्न है ये पूछ रहा है, तो क्या करोगे, आप भाग दे दोगे, अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है। एक चीज और क्या हो सकता है, यदि ऋण 2 x स्क्वायर धन 5x धन 6 का एक शून्यक है, तो इसका दूसरा शून्यक बताइए। अब बताओ दूसरा शून्यक बताइए। अब ये उसी सवाल को, ऊपर वाला ही सवाल है, घुमा रहा है, बस घुमा रहा है। अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या बोल रहा है कि क्या, अगर -2 अगर इसका शून्यक है, मतलब x बराबर क्या आया होगा, -2 आया होगा या नहीं आया होगा, मतलब अगर -2 को उधर कर दे तो x प्लस क्या आ जाएगा 2, मतलब x प्लस 2 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। भाई जब ये बोल रहा है कि -2 इसका शून्यक है, मतलब x धन 2 इसका क्या है, गुणनखंड है भाई। अब जब पहले ही बोल दिया कि x धन 2 इसका गुणनखंड है, तो भाग दे दो, भाग देने पे क्या आ रहा था, x धन 3, मतलब x धन 3 भी इसका दूसरा क्या होगा, गुणनखंड होगा। और अगर दूसरा गुणनखंड पता चल गया तो इसको अगर 0 के बराबर कर दोगे तो इसका दूसरा शून्यक भी क्या हो गया, निकल के आ गया, ठीक। अब इतना करने के बाद अब इसी क्वेश्चन में और आगे बढ़ा सकता है क्या, कि इसके शून्यक का योगफल बताओ, इसके शून्यक का गुणनफल बताओ, कुछ भी कह सकता हूं आपसे, हाँ कुछ भी कह सकता है, ठीक है। अब एक चीज और पूछ सकता है, पहला ये, दूसरा ये, एक चीज और पूछ सकता है क्या, कि x धन 2 x स्क्वायर धन 5x धन 6 का गुणनखंड है, तो दूसरा गुणनखंड बताइए। ये भी तो पूछ सकता है भाई, क्या
कि अगर पहला गुणनखंड आपको पता है तो दूसरा बता दीजिए भाई हमको। तो जब पता है आपको पहले से भाई साहब कि ये इसका पहला गुणनखंड है तो भाग देकर के दूसरा गुणनखंड निकाल सकते हैं। भाग देने के बाद जो आपका भागफल आएगा वही तो दूसरा गुणनखंड होगा भाई। अगर आपको पता है कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक, और मैं आपसे बोल दूं कि 6 2 जो है वो 6 का गुणनखंड है, तो इसका दूसरा गुणनखंड बताओ। तो भाई जब भाग दोगे आप 2 3 6, तो क्या आया भागफल 3, तो 3 भी क्या होगा इसका दूसरा गुणनखंड होगा। अगर आप तुलना करके पढ़ोगे अंकगणित और बीजगणित को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बहुत भारी भरकम लेने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो कुछ चीजें नॉर्मल लेके चलनी है आपको, तभी क्या होगा, क्लियरिफाई होगा, समझ में आएगा। ठीक है, एक मिनट देखिए, आपको कुछ एक्सप्रेशन दिखाई दे, वो वहीं तक था, ठीक है, वहां तक हमने समझा दिया। क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, जो नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये देखिए, ये आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा। हाँ, ये मैं क्यों लिखा हुआ क्यों लिखा हूँ? कभी कभी क्या करता है, कभी कभी सीधा सीधा ना पूछ करके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, सॉरी मूलों का गुणनफल, ठीक, या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल ना पूछ करके वो उल्टा सीधी चीजें पूछता है। जैसे आपसे पूछ लेगा, बताओ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, या ऐसे पूछ लेगा, आपसे कहेगा कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बहुपद, ये बहुपद है तो आप ज्ञात करिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो ज्ञात करो। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से कोई वास्ता नहीं पड़ा, कोई आपको जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप केवल क्या जानते हो, मूलों का गुणनफल जानते हो, मतलब शून्यकों का योगफल जानते हो और शून्यकों का गुणनफल जानते हो, और कुछ भी नहीं जानते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पूछेगा वो आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, जितनी भी चीजें आपसे इससे अलग पूछेगा, हाँ, तो इससे अलग आपसे जो भी चीज पूछ रहा है वो, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके रूप में चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फार्मूले सारे आपको याद के पता होने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा का a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, a प्लस b क्यूब, ठीक है। ये सारे फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। हाँ, कंठस्थ कंठस्थ अगर रहेंगे तो आप क्या कर सकते हो, आराम से कर सकते हो इन सबको। तो मैं पहले से शुरू करता हूँ, पहला कहाँ से आया, मैं आपको केवल दिखाऊंगा कि ये आया कहाँ से। हाँ, पहला देखो क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा में। क्यों? क्योंकि आपको इसका कोई मान पता नहीं होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए, अगर मैं इसको लिख दूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो होता है। अब ये बताओ आप कि ये तो हमको चाहिए नहीं, ये पूरा तो चाहिए नहीं, हमको केवल कितना चाहिए, इतना। तो अगर मैं इसी में क्या कर दूं, -2 अल्फा बीटा कर दूं, ठीक, तो अब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, देखो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये। मतलब हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, देख लो, ये 2 होगा यहाँ पे, हाँ, क्या होगा 2। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, यही। कैसे सॉल्व कर लो, चलो भाई। कुछ लोग कह रहे हैं क्या आप जल्दी जल्दी बता रहे हैं, कुछ आता जाता था नहीं है हम लोग को, अभी समझ में इतना जल्दी जल्दी बता रहे हैं, जैसा लग रहा है आप पढ़ा चुके हैं एक बार जो है। चलिए अच्छा भाई, आराम से बताते हैं। 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, मतलब वही तो चाहिए था भाई। अब ये बताओ कि अगर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम इससे निकाल सकते हैं या नहीं, बहुपद से निकाल सकते हो ना। अल्फा इंटू बीटा का भी मान क्या निकाल सकते हो, बहुपद से कि नहीं निकाल सकते हो। चलो ये काम खत्म पहला। दूसरा क्या था आपका, दूसरा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये भी कभी कभी पूछ लेता है भाई, बहुत बेकार आदमी है। अब अल्फा माइनस बीटा के बारे में तो आप खाक नहीं कुछ जानते हो, तो चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा भाई, ठीक। ये बताओ इसमें हम क्या करते हैं कि ये प्लस वाला बन जाए, इसमें हम क्या करते हैं कि ये प्लस वाला बन जाए। अगर हम क्या करें, इसमें ध्यान से देखना, अगर हम इसी में +4 अल्फा बीटा कर दें और -4
अल्फा बीटा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर 4 अल्फा बीटा जोड़ दें और 4 अल्फा बीटा घटा दें तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चलिए सर, जो आप कहें आपकी बात सर आंखों पर। अब क्या करेंगे, -2 अल्फा बीटा प्लस 4 अल्फा बीटा मिलेंगे, क्या हो जाएगा, धन 2 अल्फा बीटा और ऋण 4 अल्फा बीटा। ठीक है, हो गया। अब ये मिलकर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बन जाएगा, a प्लस b का मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हो गया कि नहीं? अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। अल्फा बीटा का मान लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वाला। उसके बाद थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है? सेकंड वाला क्या था आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। थर्ड वाला तो आसान है, ये वाला तो आसान है। थर्ड वाला कुछ नहीं करना है, स्क्वायर में उठा के इस साइड कर देंगे। अगर अल्फा माइनस बीटा पूछता है तो यहाँ ये सारी चीजें ऊपर वाले रूट में हो जाएंगी। ये दिया है ना, तीसरा क्या दिया है, चौथा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये कौन सी बला आ गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो हम कुछ जानते ही नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अल्फा प्लस ये जो मैंने लिखा है उसको देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, हाँ, और -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। क्यों हमने ऐसे लिखा, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब आपको चाहिए क्या, आपको केवल इतना चाहिए ना, ठीक है, तो इतना ही क्या कर दो आप, इसमें से घटा दो तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, तो ये गायब। तो बचा क्या, क्या बचा, केवल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो हमने इस रूप में क्यों लिख दिया, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान भी पता रहेगा, अल्फा इनटू बीटा का मान भी पता रहेगा और अल्फा प्लस बीटा का मान भी पता रहेगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको लिख दिया। समझ में आया? ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं इसका। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन से मैं करूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, बताओ, चलो -b/a मतलब -5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a तो 6 आ जाएगा। हाँ, अब 5 -5 लिख दो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, जो भी निकालना हो इसमें से कोई भी मान, और अल्फा बीटा की जगह पे 6 लिख दो, सब मान निकलता चला जाएगा। अगला क्या है आपका, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b तो आपको पता ही है, वो तो मान रख ही लोगे। a माइनस b अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ये पूरा मान यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? अब देखो मैंने बताया तो जल्दी है, लेकिन आपको चीजें समझ में आई होंगी क्योंकि मैंने ओपन करके सारी चीजें बताई हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, ठीक, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, चीजें आप बताइएगा। आपको फिर से एक बार कोई ना कोई चीज या आपको क्वेश्चन अगर जानना हो तो उसके बारे में आपको क्लेरिफाई जस्टिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।